गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका सलोनी कैस्ट में। साथियों, आज है 5 मई 2025 से जितने भी डेली मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इनमें से कौन सा दिवस 4 मई को मनाया गया? तो साथियों, 4 मई को 2025 को विश्व हास्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं इसमें। और ये की बता दें हम आपको, इसमें क्वेश्चन में जैसे कि 3 क्वेश्चन हैं इसमें आपका, जैसे कि ये है हमारा विश्व हास्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ये दोनों ही मनाए जाते हैं जो कि 4 मई को हर साल। अब बात करें तो इन तीनों की बात करें, जो 4 मई को हास्य दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? ये रविवार को, पहला जो रविवार पड़ता है मई महीने के, उसको मनाया जाता है फर्स्ट संडे को, यानी मई महीने के पहले रविवार को। अब बात करें, इस पर पड़ा हुआ कि 4 मई को, तो इसलिए यह 4 मई को मनाया जाता है। लेकिन हर साल तो 4 मई को नहीं पड़ेगा ना, तो हर साल को 4 मई को संडे नहीं मनाया जाएगा, तारीख को 4 तारीख को नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा जो इंटरनेशनल एयर बता दें, फाइटर डे बताएं, जैसे कि हमारा है ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। ये किसको मनाया जाता है? जो फाइटर्स होते हैं उनके योगदान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जो आग वगैरह लगती है तो कैसे जाकर के ये लोग वहाँ की आग बुझाते हैं और कितने रिस्की ऑपरेशन लेते हैं ये लोग। इस प्रकार से हम बात करें कि इससे नुकसान भी कितना इन लोग का होता है और फायर फाइटर्स की मृत्यु तक की हो जाती है इसकी वजह से। फायर फाइटिंग का जो काम है वो करते हैं, आग से बचाते हैं, तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। जो कि तीसरा दिवस है, जैसे बता दें, ये वाला जो तीसरा दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस के लिए बताया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस है, जो विश्व अस्थमा दिवस इसी दिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय हॉकी दिवस भी इसी में शामिल है। इसमें याद क्या होता है कि 5 मई का, यानी आज के दिन में ये मनाया जाने वाला मिडवाइफरी जागरूकता फैलाने के लिए है। ये जो दाई आप सुने होंगे कि कॉमन लैंग्वेज होती है दाई माँ, इनको जो होती हैं, जो नर्स के साथ में आंगनबाड़ी होती है कार्यकर्ताओं के साथ में, आशा कार्यकर्ताओं के साथ काम करती हैं, तो वह हैं, उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए और ये दिवस मनाया जाता है। ये शुरुआत कब से हुई थी? 1992 में इंटरनेशनल कॉन्फिडेंशियल ऑफ मिडवाइफ डे स्थापना करी हुई थी। कहाँ पर 50 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 50 दिवसीय योग महोत्सव कहें कि जैसे कि 50 डे का काउंटडाउन करके ये आयोजन किया गया है योग महोत्सव का, कि जो 50 दिन और बचे हुए हैं और अब अगले 50 दिनों तक योग करना है। 50 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें हम बता दें कि 50 दिन जो ये कह करके शुरू किए गए हैं, क्योंकि 21 जून को जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो नासिक महाराष्ट्र में यह शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। महोत्सव में 50 दिन जो कि काउंटडाउन करके लेकर के शुरू किए गए हैं। इस बार का जो योग दिवस है वो इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। थीम की बात करें तो इसकी क्या है? अनाउंसमेंट जो पहले से की है, किसने की है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो योगा फॉर वन हेल्थ, ये इसकी थीम है। थीम है योगा फॉर वन अर्थ हेल्थ। मोरारजी देसाई द्वारा राष्ट्रीय आयोग संस्थान और आयुष मंत्रालय ने अभी नासिक महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग विशाल योग महोत्सव का आयोजन किया है। इस बार का जो योग संस्करण है वो कौन सा होने वाला है? वो 11वें नंबर का होगा आयोजन। शुरुआत की बात करें दिवस की, तो ये 2015 से शुरुआत हुई थी इसकी। यूएन के द्वारा इसको घोषित कर दिया गया है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। अगर बात करें तो इसके रिलेटेड जो होते हैं दिवस आप याद कर सकते हो, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 21 जून को हमारा क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अगर उस योग दिवस करेंगे तो उससे थोड़ा सा शांति मिलती है, तो शांति को रिलेट कर सकते हैं। 3 महीने बाद सितंबर में 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्या मनाया जाते हैं? विश्व शांति दिवस मनाया जाता है इसमें शांति। अब शांति के बाद क्या होता है कि मतलब 3 महीने बाद ये सितंबर आ रहा है, 3 महीने बाद 21 दिसंबर आएगा इसमें। तो दिसंबर आएगा तो इसमें ध्यान का आता है, ध्यान लगाने का दिवस, मेडिटेशन दिवस जो होता है वो बनाया जाता है 3 महीने बाद। सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है, तो दिसंबर पहुंचा, उसमें जाके 21 दिसंबर को घोषित हुआ था विश्व ध्यान दिवस, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस भी कहते हैं इसे। का प्रथम AI सिस्टम लॉन्च करने, रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसने पहला AI बेस्ड रियल टाइम वन अलर्ट जो कि ये सिस्टम लॉन्च किया है। वन अलर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर वन जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, या फिर वहाँ पर कोई वनों की कटाई कर रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, कोई आग लगा रहा हो, या रियल टाइम लोगों को पता चल जाए कि जैसे कि वहाँ के बारे में, कि अथॉरिटीज़ को, कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो AI की मदद से क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये पता लगेगा कि उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाएगा। और फिर देखिए कि AI और मोबाइल आधारित जो फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग है, उसके लिए भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई
छटाई और अन्य परिवर्तनों को लगाने में मदद करेगी। यह होगी भारत की पहली AI बेस्ड रियल टाइम वन चेतावनी वन अलर्ट सिस्टम, जो कि मध्य प्रदेश में लगाई गई है। मध्य प्रदेश में आप जानते हो कि ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं, जिनका आवरण है मध्य प्रदेश में ही है। तो टोटल कितने हैं? यहाँ पर 12 नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है स्थित हैं। मतलब अब टोटल नेशनल पार्क है तो आप बता सकते हो पूरे इंडिया में टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए हैं वर्तमान में? 107 हो चुके हैं। अभी सिमलीपाल अभ्यारण्य जो कि वन नेशनल पार्क को घोषित कर दिया गया, इसको दर्जा मिल गया है उड़ीसा का। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व टोटल हैं अभी वर्तमान में सबसे अधिक, जो कि टोटल हैं 12। इनकी अपेक्षा टोटल अगर बात करें तो पूरे भारत में टाइगर रिजर्व हैं टोटल, आप कहोगे कि कितने? 58। अभी 58 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में। पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह विंझियम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मच इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम बता दें यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है ये केरल का है, और ये जो आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन की प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर है? विंझियम पोर्ट, जो कि विंझियम पोर्ट है केरल में। इसका उद्घाटन अभी किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। PM मोदी अभी केरल में गए हुए थे, वहाँ पर इन्होंने विंझियम पोर्ट का इनॉग्रेशन भी किया है। यह इंडिया का पहला ऑटोमेटेड पोर्ट है, और यह जो है प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में मिलकर बनाया जा रहा है। मतलब इसमें अडानी पोर्ट्स भी है, और अडानी ग्रुप जो है इसके द्वारा सहयोग से ये लिमिटेड मिलकर के बनाया जा रहा है। ये सार्वजनिक हम बता दें तो ये सार्वजनिक है, मतलब कि किससे मिलकर के? निजी भागीदारी भी है, यानी कि यहाँ पर PPP मॉडल चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर है ये। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है भाई? ये बनाया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में, केरल में। ये 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। मतलब ये बन के तैयार हो गया है लगभग। विंझियम पोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। अब इसमें हम बता दें कि संजय जायसवाल जी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया हुआ है। इसको बनाया गया है। कार्यक्रम कितना होगा इसका? कार्यकाल मतलब 1 वर्ष का है। संसद की अगर बात करें तो 3 वित्तीय समितियां होती हैं इसमें। संसद में 3 वित्तीय समितियां बनाई जाती हैं, और ये वित्तीय जो होती समितियां अलग अलग कार्यों के लिए बनाई जाती हैं। 3 वित्तीय समितियां मतलब कौन कौन सी होती हैं? तो अच्छा, कार्यकाल की बात करें तो इनका 1-1 वर्ष का कार्यकाल रहता है सबका, 3 वर्षीय समिति होगा। लोक लेखा की बात समिति की बात करें तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, और प्राक्कलन समिति तो लोक लेखा समिति है। ये कार्य को देखती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है, इसकी देखरेख करती है, क्योंकि यह फाइनेंशियल कमेटीज़ है। वित्तीय समितियां जो हैं तो ये वित्त विभाग देखती है, इनकी लेखा जोखा जो है उनकी बैरों में निगरानी करती है। सार्वजनिक उपक्रम की समीप सार्वजनिक उपक्रम क्या है? ये PSUs है, पब्लिक सेक्टिंग्स में आपको अक्सर क्या है बताता रहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे महारत्न जो है वो हो गई है नवरत्न कंपनी हो गई है। मिनीरत्न कंपनियाँ कैटेगरी, मिनीरत्न कंपनी कैटेगरी जो होती है, ये सब जो कंपनियाँ हैं ये सार्वजनिक उपक्रम है। इन सार्वजनिक उपक्रम की यह समिति जो है मतलब कि इनकी ऑडिटिंग करने का काम करती है। इसके बाद होता है कि प्राक्कलन समिति, जो ये प्राक्कलन समिति में मामलों को देखती भी है। अब इसमें बता दें कि इसमें सदस्य भी पूछे जाते हैं। सदस्य है, कमेटी है, तो कमेटी के कुछ सदस्यों से मिल करके ये बनती है। तो लोक लेखा जो समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार पूछा गया था कि क्वेश्चन में कि प्राक्कलन समिति में कितने लोकसभा से सदस्य होते हैं, और प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में राज्यसभा से होते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में हम सेम ऐसे ही होता है, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से समिति से। तो केवल अगर लोकसभा की बात करें सदस्य होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि अगर पूछा जाए कि प्राक्कलन समिति की राज्यसभा से सदस्य होते हैं तो वहीं पर आपको 0 लगाना होता है, ऑप्शन होगा 0। समिति जो होता है इसमें केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं, यह बात ध्यान रखना है कि। और अगर पूछा जाए कि प्राक्कलन समिति में कितने राज्यसभा से सदस्य होते हैं तो वहीं पर आपको 0 वाला ऑप्शन दिख जाएगा, उसको लगा देना है। अब यहाँ पे बात करें तो 30 सदस्य होते हैं, ये भी सभी लोकसभा से। अब आ जाते हैं कि जैसे क्वेश्चन पर हम बताएं तो जो संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का यानी इसका बनाया गया है अध्यक्ष, इसमें तो 30 सदस्य हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सब सत्ताधारी पार्टी से ही होते हैं। बैजयंत पांडा जो कि BJP के हैं और यह भी BJP के हैं, इनको बनाया गया है क्या समिति का अध्यक्ष। में कहाँ पर 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो उद्घाटन किया है, तो PM मोदी ने 58,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन अभी किया है आंध्र प्रदेश के अमरावती में।
से संबंधित है। क्या है ये परियोजना? जो कि किससे संबंधित? विकास से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और डेवलपमेंट को गति देने के लिए है। अच्छा है कि एक और घोषणा इन्होंने इसी समय में की थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि इस बार आंध्र प्रदेश में ही आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैसे कि अभी योग दिवस के बारे में बताया गया है। योग दिवस जो है ये योग के दिन पर जहाँ पर बड़ा आयोजन किया जाता है, जैसे एक जयपुर में किया गया था, इस बार यहाँ पर विशाखापट्टनम में मनाया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा विशाखापट्टनम में। इसमें अमरावती की अगर बात करें तो अमरावती ये तो अब नई कैपिटल बन चुकी है, किसकी? आंध्र प्रदेश की। ये पहले जगनमोहन रेड्डी जो थे यहाँ के सीएम, ये चंद्रबाबू नायडू से पहले थे यहाँ के। उन्होंने कहा था कि विशाखापट्टनम होगी राजधानी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि 2 जून 2014 से जब तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो राजधानी को लेकर के लड़ाई चढ़ी हुई थी, उसमें छिड़ी हुई थी। राजधानी की कौन सी राजधानी बनाई जाएगी? हैदराबाद होगी, कौन होगी? तो हैदराबाद चली गई तेलंगाना में, क्योंकि वो तो तेलंगाना की राजधानी है। डिसीजन हुआ कि क्या होगा कि 10 साल बाद कंफर्म होगा कौन सी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब तक कार्यकारी मतलब रुकी हुई थी कि कौन सी, कंफर्म नहीं थी कि कौन सी राजधानी है। लेकिन अब क्या है, ये चंद्रबाबू जो नायडू आ गए हैं, इन्होंने राजधानी घोषित कर दी है। कौन सी? आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश की राजधानी बन चुकी है, ये अमरावती राजधानी बन गई है। इसको ये कह रहे हैं कि अब नई राजधानी है, तो ये डिजिटल तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। अमरावती, जैसे कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, इन्होंने कहा है कि अमरावती को पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा पर संचालित करेंगे। ऐसा होने वाला यह बनेगा दुनिया का पहला मतलब जो राजधानी हो जाएगी। बता दें, इसके अलावा ये घोषणा भी की है, अमरावती में एक ही गांव विकसित किया जाएगा जो कि पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड गांव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वांटम कंप्यूटिंग से मतलब रिलेटेड वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो डेवलप किए जाएंगे। वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी बनाई जाएगी यहाँ पर। चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। जस्टिस एस अब्दुल नजीर जो है यहाँ के गवर्नर हैं। झीलें हैं, कोलोरी झील, पुलिकट झील, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हैं अमरावती, जिसके आंध्र प्रदेश के। वेलम फेब्स फेस्टिवल जो कि कहाँ पर मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। धमाल, मथुरी डांडरिया ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, अनंतपुर और विजयवाड़ा ये चर्चित स्थल हैं। जिले हैं 26। विधानसभा में 175 सीटें, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। और जो कि कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव में ये जीत के बाद में दोबारा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो सिंगापुर में अभी प्रधानमंत्री दोबारा ही बने हैं, रिपीट हुए हैं। और बने कौन है? ये लॉरेंस वोंग इसके प्रधानमंत्री बन चुके हैं सिंगापुर के। एक बार फिर से ये रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर बात करें इनकी जो कहानी का मतलब है, ये पार्टी जो है इनकी कौन सी है? ये पाप पार्टी है। नाम इनका गजब है, पार्टी कौन सा है? पाप पार्टी। ये पार्टी जो है ना आज तक की हारी नहीं है कभी भी, इतना मतलब शुरुआत से जब से यहाँ पर सिंगापुर है तब से ये आज़ादी मिली है इसको सिंगापुर को, उससे तब से लेकर के अभी तक पाप पार्टी से ही शासन चलता आ रहा है सिंगापुर में। यानी पीपुल्स एक्शन पाप पार्टी, 3 इसका पाप पार्टी नाम है। पीपुल्स एक्शन पाप पार्टी 1965 से आज तक बनी हुई है। प्रधानमंत्री चेंज होते रहते वो अलग बात है, लेकिन पाप पार्टी ही रहती है। इस बार प्रचंड बहुमत से जीते हुए हैं इस बार भी। खैर इस बार पार्टी से अगर बात करें तो 97 संसदीय सीटों में 87 सीटें इन्होंने जीत ली हैं। दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग जो हैं अभी इस बार फिर से बन गए हैं। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की सिटी है राजधानी। सिंगापुर ऑर्डर इसका जो डॉलर है वो इसकी करेंसी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैप में आप देखेंगे अपने इंडिया के नीचे देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे इंडोनेशिया पड़ेगा। इंडोनेशिया के पास यहाँ पे पड़ेगा आपको मलेशिया। मलेशिया के पास में ही छोटा सा सिंगापुर दिखाई पड़ता है और ये एक डेवलप देश है काफ़ी, और एयरपोर्ट वगैरह की रैंकिंग में ये हमेशा टॉप पर ही रहता है। नेक्स्ट है हमारा, एंथनी एल्बनीज़ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से शपथ लिया है? यहाँ पे कहें कि चुनाव जीता है। एंथनी एल्बनीज़ जो हैं ये बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बार फिर से पीएम। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं और पिछले 21 सालों से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर बैक टू बैक प्रधानमंत्री बन गया है। अब प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ बने हैं। उन्होंने दिखा करके दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के जो है ये पिछली बार भी प्रधानमंत्री थे, अब चुनाव में जीत गए तो दोबारा से सत्ता में वापस आ गए, और पिछले 21 सालों में ये वापसी में कोई नहीं रहा इनकी वजह, इनकी
अलग जगह पे, इनकी जगह पे सत्ता में अब अच्छा प्रेजेंट हासिल की है इन्होंने। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो होती है कैनबरा, मुद्रा होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया अगर मैप बात करें तो ये मैप आप देखेंगे, मैप में क्या होता है कि इंडिया का जो मैप होता है, इंडिया के मैप से नीचे आएंगे म्यांमार है, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ये सब इनके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप, 7 महाद्वीपों में से एक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वहाँ का सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बन चुकी है कौन? कैनबरा राजधानी है। यहाँ के अब सीएम वो प्रधानमंत्री बन गए एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। अब नेक्स्ट है, अगले हाल ही में कौन से भारतीय उद्योगपति रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं? तो वे अभी हाल ही में ये शामिल हो चुके हैं। सुनील भारती मित्तल, वो भारतीय एंटरप्राइजेस के ये फाउंडर और ये चेयरमैन भी हैं। इन्हें भारतीय एयरटेल आप सुने होंगे, जैसा कि भारतीय एंटरप्राइजेस का ही प्रोडक्ट है एयरटेल, जो कि कंपनी आप सुनते हो। सुनील भारती मित्तल जो हैं ये भारतीय उद्योगपति हैं और इनको विश्व बैंक में इन्वेस्टमेंट लैब का बनाया गया है सदस्य, इसमें शामिल किया गया है। इस बोर्ड में जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब हैं, इसमें PSIL यह वर्ल्ड बैंक का है, इसमें इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ और बड़े बड़े उद्योगपतियों को शामिल किया गया है, जैसे कि अलीको डोंगाटे, ये डोंगाटे हैं जो ग्रुप के हैं, और मार्को होपला हैं जो मेजियन या हायल्स होटल के हैं। हायल्स होटल बहुत ही फेमस है। बिल एंडरसन जो कि बेयर इजी के हैं। तो इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये लैब का कि जो कि इमर्जिंग और जो मार्केट्स हैं, उनके उभरते हुए बाजार हैं, इसमें जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और जैसे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट किया जाए, या फिर कैसे प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं उनसे ऑपरेटिव जो भी इसमें सॉल्यूशंस होते हैं उनको तेज़ी से बढ़ावा दिया जाए। तो चलिए, गूगल जैसे हो गए हैं ये तो रियल टाइम ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि खैर चलिए तो ये बताते हैं हम आपको कि यहाँ पर स्थापित किया गया था WHO के द्वारा, जो कि 2023 में WHO ने वर्ल्ड बैंक के जो द्वारा 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रुति वडेरा यह इसकी अध्यक्ष है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन जो भी पैसे से रिलेटेड होते हैं उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में ही रखता है। अपने IMF हो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। यूनिसेफ का ये भी वहाँ पर हेडक्वार्टर है, अमेरिका में ही है। अब बात करें अध्यक्ष कौन है इसके? वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर सनी थॉमस का हाल ही में निधन हो गया है। प्रोफेसर सनी थॉमस का जो कि निधन हो चुका है, और ये किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? तो ये बहुत फेमस हैं, निशानेबाज हैं, गुरु थे। निशानेबाज गुरु कहेंगे या फिर ज़्यादा सही होगा कि जैसा कि हालांकि अब बात करें राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं ये। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इन्होंने बहुत सारे ऐसे निशानेबाज खिलाड़ी जनरेट किए हैं, उनको बनाया है, जो कि जैसे आप बात करें गगन सारंग का नाम सुनते हो, वो भी इन्होंने किया है। राजवर्धन सिंह राठौर का नाम टाइम पर खेल मंत्री भी बन चुके हैं, ये मेडल भी जीता हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आप सुनते हो विजय कुमार का नाम, जो कि राजवर्धन सिंह राठौर अभिनव बिंद्रा का नाम सुनते हो। पहला गोल्ड दिलाया था इन्होंने ही। तो इनको सबको बनाने में, शिक्षित करने में, ट्रेनिंग देने में इनका जो अहम रोल था, यह एक टाइम पर राष्ट्रीय कोच भी रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय निशानेबाज कोच थे। 1993 से 2012 तक लंबे समय तक रहे हैं। सोचो 1993 में 2012 तक मामूली टाइम पीरियड नहीं होता है। 20 साल तक के लगभग में यह रहे भारत के राष्ट्रीय कोच। खैर, प्रोफेसर सनी थॉमस इनका निधन हो चुका है और कोटा टाइम जिले में हुआ था। 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका था। कोच को मिलता है जैसा कि खिलाड़ियों के कोच को मिलता है। नेक्स्ट, हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।